सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा हिंदी व्याख्याता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी निकेत पर। साथियों, वर्ण विचार की जो पिछली कक्षा हमने छोड़ी थी उसे कंटिन्यू करते हुए मैं एक नई कक्षा के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं। साथियों, कल की कक्षा में हमने व्यंजन के बारे में चर्चा की, या यूं कहें स्वर व्यंजन दोनों के बारे में, क्योंकि हमारा जो कल का टॉपिक रहा अंतिम वह था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और उसे हमने बखूबी समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने धैर्य के साथ उस वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से आप उच्चारण स्थान के आधार पर परंपरागत वर्गीकरण और जो हमारे भाषा वैज्ञानिकों द्वारा नए शोध के साथ जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसे समझ चुके होंगे। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो वर्णों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है जिसे हम प्रयत्न कहते हैं, उच्चारण प्रयत्न, उस उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण किस रूप में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह सब हम इस कक्षा में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो वर्गीय व्यंजन हैं उनको हमने एक नाम दिया था स्पर्श व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन या फिर हमने स्पर्श व्यंजन नाम दिया। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण था उसमें हमने जो हमारे ये र ल व इनको हमने जो नाम दिया वह दिया अंतःस्थ व्यंजन। और जो तीसरे हमारे रह गए जिसमें हमारा श, श, स और है, इनको हमने कहा था ऊष्म व्यंजन। क्यों कहा था, ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं। साथियों, इस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए इसमें जो बदलाव प्रयत्न के आधार पर जो आजकल के व्याकरण जिस रूप में मानते हैं और जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उसे मैं यहां लेकर आया हूं आपके लिए। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें उसे पढ़ना होगा। शुरू करते हैं। देखिए, हमने टाइटल डाला प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण करें इससे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रयत्न क्या होता है। तो साथियों, प्रयत्न को अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। रीति से आशय है तरीका, यानी हम अपने मुख में जब मुख से किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उस ध्वनि के उच्चारण का जो हमारे मुख के अंदर का क्रियाकलाप है, जो हमारे मुखांग हैं उनमें जो हरकत होती है, उसी को कहते हैं हम उच्चारण करने की रीति या उच्चारण का तरीका। और यही रीति या तरीका व्याकरणिक दृष्टिकोण से, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि प्रयत्न कहते किसे हैं। तो आप कहेंगे कि किसी ध्वनि के उच्चारण की रीति को ही प्रयत्न कहा जाता है। अब साथियों, हमें यह देखना है कि यह प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, यानी इस प्रयत्न के भेद कितने होते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रयत्न के मुख्यतः दो भेद हैं। एक अभ्यंतर प्रयत्न, एक हम कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा कहलाता है बाह्य प्रयत्न। ये दो प्रयत्न होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, यहां आप देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न से आशय है, अभ्यंतर शब्द कैसे बना ये देखिए, यानी इसमें अभी उपसर्ग है और उसमें अंतर शब्द जुड़ा हुआ है और यण संधि होकर यह शब्द बना अभ्यंतर, अभी प्लस अंतर, और इसका आशय है कि अंदर का प्रयत्न, और यह है इसका अपोजिट यानी बाह्य प्रयत्न। साथियों, हमारे मुख से जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की रीति प्रयत्न कहलाती है, लेकिन किसी ध्वनि का उच्चारण होने से पूर्व की जो क्रियाकलाप है हमारे मुखांग, यानी हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ध्वनि के उच्चारण से पहले इनके बीच जो अंतः क्रिया होती है उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और
ध्वनि उच्चारण होने के साथ और ध्वनि उच्चारण होने के बाद उसके ठीक पीछे जो हमारे जो मुखांग हैं, इनमें जो क्रियाएं होती हैं, हमारी प्राणवायु में जो क्रिया होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न के रूप में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। फिर बाह्य प्रयत्न की अगर हम बात करें तो इसे दो और उपभेदों में, प्रभेदों में बांटा जाता है। एक हम कहते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण, और एक हम कहते हैं कंपन, या फिर आप इसे कह सकते हैं नाद। स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये बाह्य प्रयत्न को हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे, जबकि पहले हम शुरू करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। तो साथियों अब देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न की हम बात करेंगे। अभ्यंतर प्रयत्न, या फिर इसे आप उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, हमने पहले पिछली कक्षा में जो पढ़ा था वह उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण था। यह जो वर्गीकरण है इसे आप अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कह सकते हैं, या फिर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कह सकते हैं। याद रखिए, वह जो कल पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर था, और यह सिर्फ उच्चारण के आधार पर, और अगर इसके बारे में और गहराई में जाएं तो यह अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो साथियों, इस आधार पर हमारे व्यंजनों को कुल मिलाकर हम 8 भागों में विभक्त करते हैं, और ये 8 आधार कौन कौन से हैं उनकी हम अब चर्चा करेंगे। साथियों, एक बड़ी टेबल हमें यहाँ पे इनके लिए बनानी होगी, और उसमें हम एक एक को लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद दूसरा हमारा जो वर्ग होगा वह होगा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी के बाद हम लेंगे स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके बाद हम लेंगे संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन के बाद हम बात करेंगे प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित के बाद पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक के बाद हम बात करेंगे, ये हो गए अपने नासिक के व्यंजन, और नासिक के व्यंजन के बाद हम अंत में बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। साथियों, इस टेबल के साथ हम अपने समस्त जो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर या उच्चारण के आधार पर व्यंजन हैं उनको एक नजर में यहां रखेंगे, एक साथ उनको पढ़ेंगे, और संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम उनका अध्ययन यहां करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्गीकरण हमने जो किया उसमें जो 1 नंबर पे हमने रखा वह है स्पर्शी व्यंजन। साथियों, यहां आपके दिमाग में कई प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा हमारा जो परंपरागत वर्गीकरण जो व्यंजन शुरू किया था, तब हमने व्यंजनों को 3 भागों में बांटा, उसको एक बार रख देता हूं। हमने एक रूप बनाया था स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमने कहा था अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमने कहा ऊष्म व्यंजन।
यहां स्पर्श में क से लेकर मैं तक के जो हमारे कुल 25 वर्गीय व्यंजन हैं उन सभी को शामिल किया था। अंतस्थ में हमने ये, र, ल और वै को शामिल किया था और ये कुल मिलाकर संख्या में 4 थे। ऊष्म में हमने श, इसके बाद श और स और है, और इस तरह से ये 4 थे। यह वर्गीकरण हम पहले पढ़ चुके। अब इसे यहां साथ में मानते हुए, इसका ध्यान रखते हुए हम इस नए वर्गीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की। आपको लगेगा कि स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन तो एक ही हैं, तो ये 25 होने चाहिए। साथियों, आपकी सोच बिल्कुल सही है। स्पर्श कहें या स्पर्शी कहें या स्पृष्ट कहें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। लेकिन यह जो वर्गीकरण है, यह हमारा परंपरागत रूप से चलने वाला वर्गीकरण है, जिसमें हमने अपने सभी 33 व्यंजनों को 3 मोटे मोटे भागों में विभक्त कर लिया। लेकिन यह जो वर्गीकरण आप देख रहे हैं, जिसमें आपने 8 भागों में इनको विभक्त किया है, इस वर्गीकरण में खास बात यह है कि एक एक व्यंजन का जो गहराई से विश्लेषण यहां पे होगा और उसके जो वास्तविक उसका उच्चारण है, उस उच्चारण को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये जो वर्गीकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न भी निकलते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो साथियों, आप देखें क, ख, ग और घ, यानी क वर्ग में पहले 4 को हमने इसमें शामिल किया है। च वर्ग को छोड़िए, आगे लिखिए ट, ठ, ड और ढ। इसके बाद त वर्ग, थ, द और ध। इसके बाद प वर्ग में आइए, प, फ, ब और भ। साथियों, कुल मिलाकर मैंने ये 16 व्यंजन यहां पे लिखे, यानी संख्या कितनी लिखी? 16। ये 16 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हैं। अब आपको लगेगा कि 16 क्यों, 25 क्यों नहीं, यानी च वर्ग यहां से गायब क्यों हो गया? एक दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि पंचम वर्ण को यहां तो शामिल किया था हमने, यहां स्पर्शी व्यंजन में पंचम वर्ण को क्यों छोड़ दिया गया? साथियों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहां पे जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ये 8 रूपों में इसीलिए कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण का जो वास्तविक उच्चारण है उसे हम पकड़ सकें। आप बखूबी जानते हैं कि इनका जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण नासिका से होता है, यानी वो नासिक के ध्वनियां हैं, और यहां पे हमने नासिके के नाम से एक अलग भेद तय कर लिया है। इसलिए जो पंचम वर्ण है वह स्पर्शी न होकर उसे हम नासिके के रूप में पढ़ेंगे। और आप गौर करिए, जब हम इनका उच्चारण भी करते हैं तो जो स्पर्श है वो नासिके में अपने वर्ग के बाकी व्यंजनों की तुलना में हल्का होता है। कोई भी पंक्ति आप उठाकर देखें, जैसे मान लीजिए हम च वर्ग की बात करते हैं, आप बोल के देखें च, छ, तो जीभ का स्पर्श ऊपर कितना तालु के साथ बिल्कुल चिपक रही है जीभ, च, छ, ज, झ, ये। लेकिन ये में तालु को स्पर्श तो करती है मामूली, लेकिन उस रूप में नहीं चिपकती जितना वो बाकी 4 में घर्षण हो रहा था। तो इसलिए इन्हें हम नासिके में अलग से पढ़ेंगे। आप यहां पे यह मानिए कि स्पर्शी व्यंजन कुल मिलाकर कितने हैं? 16। अब साथियों, परीक्षा में मान लो प्रश्न आ गया कि हिंदी में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, और वहां आपको ऑप्शन में मिले 16, एक ऑप्शन आपको मिले 20 और एक ऑप्शन आपको मिलता है वहां पे 25, एक ऑप्शन कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 30 या 33, जो भी कह सकते हैं। तो हम कौन सा जो उत्तर है उसे सही माने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब हमने व्यंजनों का प्रारंभिक वर्गीकरण 3 भागों में किया तब हमने स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी थी 25। क से लेकर मैं तक के जो वर्गीय व्यंजन है उन सभी को हमने स्पर्श व्यंजन कहा था। अब हमने ये बात की कि 5 नासिक के जो पंचम वर्ण है उसको छोड़ दिया जाए। अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो आपकी संख्या बचती है 20, यानी ये 20 तो होने चाहिए। फिर 16 क्यों?
तो यहां मैं कह रहा हूं कि अगर यह प्रश्न हमारी परीक्षा में आता है तो हमारा उत्तर जो हमें करना है वह 16 करना है, 25 नहीं करना। यदि 16 ऑप्शन में नहीं है तो हमें निश्चित रूप से सही उत्तर 25 ही करना है। लेकिन अगर 16 भी ऑप्शन में है, 25 भी ऑप्शन में है, तो हमारा उत्तर होगा 16। और क्यों होगा ये आने वाली अभी जो कुछ समय है उसमें आप क्लियरली इसको समझेंगे। साथियों, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि चय वर्ग कहां चला गया। तो देखिए, हम आगे वर्गीकरण को बढ़ाते हैं। पहले बात करते हैं संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। साथियों, संघर्षी व्यंजन नोट करें, श, श, से और है। इन चार को हम क्या कहेंगे? ये चारों संघर्षी व्यंजन हैं। जब हमने इन्हें ऊष्म व्यंजन के रूप में पढ़ा तो आपने पढ़ा था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु रगड़ खाती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वास वायु के उस घर्षण की वजह से हमारी जो वायु है, श्वास वायु, वह गर्म हो जाती है, उसमें उष्णता आ जाती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। साथियों, इसी घर्षण के आधार पर ही इनका जो नाम पड़ा वह संघर्षी व्यंजन नाम पड़ा। यानी घर्षण करती हुई हवा इनके उच्चारण में निकलती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यह सिंपल है। लेकिन अब आगे देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये क्या है। तो स्पर्श संघर्षी की जब हम बात करें तो साथियों, आपका जो चय वर्ग है, चय, छ, जय और छ, आप खुद इन्हें बोलकर महसूस करें। यानी इनका जो स्पर्श है वो स्पर्श सबसे गहरा स्पर्श है। यानी चय जब बोलते हैं तो जीभ चिपक जाती है और रगड़ खाती हुई जीभ नीचे उतरती है। तो यहां पे स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है, इसलिए इन्हें हम केवल स्पर्शी ना कहकर एक नए वर्गीकरण में शामिल करते हैं और इसे कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और इस आधार पर अब आप देखेंगे कि 5 पंचम वर्ण हट गए और एक आपका चय, छ, जय, छ, क्योंकि यहां पे स्पर्श के साथ साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये स्पर्शी हैं, स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श के साथ साथ इनमें संघर्ष भी होता है, घर्षण भी होता है। आप बोलकर महसूस भी करेंगे। क वर्ग को बोलिए, केवल स्पर्श है, क, ख, ग, घ, इसमें संघर्ष या घर्षण नहीं है। लेकिन जब आप चय वर्ग को बोलते हैं तो जिह्वा आपके तालु के साथ बिल्कुल सट जाती है, चिपक जाती है और घर्षण के साथ हवा वहां से निकलती है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और इनकी संख्या 4 है। यानी स्पर्श संघर्षी कितने हैं? 4। संघर्षी कितने हैं? 4। स्पर्शी व्यंजन कितने हुए? 16 है। अब हम आगे यहां से बात करते हैं। तो साथियों, एक रूप हमने पढ़ा था अंतस्थ। तो अंतस्थ कौन से हैं? ये, र, ल, व। यहां पे मैंने आपको बताया था कि 2 जो व्यंजन हैं, एक तो ये और दूसरा व, ये दोनों ही व्यंजन, ये दोनों हमारे जो व्यंजन हैं, ये और व, साथियों ये और व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। आपने पढ़ा था कि ये और व क्या है? अर्ध स्वर। इनको आपने कहा अर्ध स्वर। क्यों कहा? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर के उच्चारण से मिलता जुलता है। साथियों, इनके उच्चारण में प्राण वायु को मुख में संघर्ष नहीं करना पड़ता। यानी स्वरों की भांति लगभग प्राण वायु सहजता से मुख से बाहर निकल जाती है, इसलिए इनका एक नाम रखा गया संघर्षहीन व्यंजन। अर्थात इनके उच्चारण में मुखांग आपस में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करते, प्राण वायु कहीं कोई संघर्ष नहीं करती, कोई घर्षण नहीं करती, इसलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये 2 हमारे हो गए संघर्षहीन व्यंजन। साथियों, जो प्रकंपित है इसका एक और नाम दिया जाता है लुंठित, या फिर इसको कह सकते हैं लोड़ित। तो प्रकंपित कहें, लुंठित कहें या लोड़ित कहें, और ये जो वर्ण है, जो व्यंजन है, वो होता है
रे। रे को हम प्रकंपित, लुंठित या लोड़ित, इन 3 नामों से आप इसे पहचान सकते हैं। रे के उच्चारण में प्रकंपित क्यों कहते हैं इसे, यानी रे का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा में एक कंपन होता है, यानी आप खुद रे बोलकर महसूस करेंगे तो जिह्वा में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। इस कंपन के आधार पर इसका नाम पड़ा प्रकंपित व्यंजन। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। हमारी जीभ जब रे का उच्चारण करती है तो लुढ़कती हुई सी आती है रे, और इसलिए इसका नाम लुंठित या लोड़ित भी पड़ा। तो रे हो गया हमारा प्रकंपित, लुंठित या फिर लोड़ित। अगला जो वर्गीकरण है उसकी अगर हम बात करें तो यह है पार्श्विक। साथियों, पार्श्व का अर्थ होता है, पार्श्व यानी इसका अर्थ होता है बगल। पार्श्व का अर्थ होता है बगल। और जो हमारी ध्वनि है लय, लय ध्वनि, जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर मुड़कर लग जाती है। आप बोलकर देखिए, बोलना नहीं है, लय की पोजीशन बनाए जीभ की कि कहां से जीभ लय का उच्चारण करती है। तो लय हम जब बोलते हैं तो जिह्वा मुड़कर ऊपर मूर्धा की तरफ स्पर्श करती है, और उस समय श्वास वायु जिह्वा के दोनों बगल से, दोनों साइड से श्वास वायु बाहर निकलती है। इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, यानी जिह्वा के पार्श्व भाग से, बगल से, पार्श्व यानी बगल, बगल से प्राण वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। इसके बाद ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, नासिक के ध्वनि की अगर हम बात करें तो जो पंचम वर्ण है हमारे ङ, ये, ण, न और मैं, अगर इनको हम देखें तो ये सभी नासिक के ध्वनियां हैं। इनके साथ आप अनुस्वार भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी अनुस्वार ये भी नासिक के ध्वनि है। इसके बाद साथियों जो बचता है वह है हमारा अंतिम रूप, और उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त ध्वनियां। हमने विस्तार पूर्वक इनके बारे में चर्चा की थी। एक तो हमारा ड़, सड़क वाला, और एक हमारा जो है ढ, जिसको कहते हैं नुक्ता वाला। ये दोनों ध्वनियां उत्क्षिप्त कहलाती हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ। जब हम ड़ और ढ का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि जिह्वा झटके के साथ नीचे गिरती है, जैसे जिह्वा को धक्का लगाया गया हो, फेंक दिया गया हो। तो इसलिए इस आधार पर इसका नाम पड़ा उत्क्षिप्त व्यंजन, अर्थात फेंके हुए। उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ। साथियों, इनके अन्य नाम और भी हैं। इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। ताड़न जात। ताड़न जात ध्वनियां कौन सी हैं? तो ड़ और ढ ताड़न जात ध्वनियां हैं। एक और नाम इनका है और वह है द्विस्पृष्ट। इन्हें द्विस्पृष्ट ध्वनियां भी कहा जाता है। द्वि का अर्थ है दो, स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श, यानी दो स्थानों पर जिह्वा इसमें स्पर्श करती है। एक तो हमारी मूर्धा को जब हम बोलते हैं ढ ढ, तो हमारी जिह्वा हमारी मूर्धा को स्पर्श करके चलती है और फिर झटके से नीचे गिरती है, तो हमारे नीचे के दांतों को भी स्पर्श करती है। आप बोल के देखिए ढ। तो इसलिए दो स्थानों से स्पर्श करने के कारण और इसे द्विस्पृष्ट नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, इस तरह से हमारे जो व्यंजन हैं उनका हम अभ्यंतर प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर आप ध्यान दें कि वर्गीकरण किया जाता है। तो विशेष रूप से आपको देखना है स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 16 है। अगर ऑप्शन में 16 नहीं है, 25 है, तो हमें स्पर्श व्यंजन 25 बताने हैं। लेकिन यदि 16 ऑप्शन में है तो शुद्ध उच्चारण के आधार पर आज के समय में 16 जो हमारी ध्वनियां हैं ये स्पर्शी हैं। जो हमारे ऊष्म हैं चारों, श, श, स, है, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। यानी ये संघर्षी ध्वनियां हैं और इसका कारण है इनके उच्चारण में श्वास वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी कहा जाएगा। तो संघर्षी जो व्यंजन है उनकी संख्या 4 है।
इसके बाद स्पर्श संघर्षी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्हें हमने स्पर्श व्यंजनों में पढ़ा है पहले, लेकिन यहां आधुनिक वर्गीकरण में इनका जो उच्चारण है वो स्पर्श के साथ साथ संघर्षी भी हो गया है। इसलिए इनको जरूर याद रखें। चय छय जय झय, ये स्पर्श और संघर्ष दोनों के गुण इस ध्वनि में विद्यमान होने से इन्हें हम स्पर्श संघर्षी कहेंगे। फिर देखते हैं संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं। तो जो हमारे अर्ध स्वर हैं ये और वह, इनके उच्चारण में जिह्वा को या प्राणवायु को किसी भी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं और ये संघर्षहीन भी कहलाते हैं। प्रकंपित, ये एक एक ध्वनि के लिए एक एक नाम हमने अलग से रखे। र के उच्चारण में हमारी जीभ कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, इसलिए हमने इसे नाम दिया प्रकंपित व्यंजन, या इसे लुंठित या लोड़ित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि लय के उच्चारण में हमारी प्राणवायु जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों से निकलती है, बगल से निकलती है। जब हम लय बोलते हैं तो जिह्वा ऊपर होकर, उल्टी होकर ऊपर मूर्धा की तरफ स्पर्श करती है और प्राणवायु बगल से निकलती है। इसलिए लय कैसी ध्वनि है? तो लय उच्चारण के आधार पर पार्श्विक ध्वनि है। साथियों, यहां यह भी ध्यान रखना है, उच्चारण तो इसका क्या है? उच्चारण के आधार पर यह पार्श्विक है, और उच्चारण स्थान के आधार पर अगर पूछ लिया जाए, उच्चारण स्थान के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो फिर लय क्या है? तब हम इसे वर्त से ध्वनि बताएंगे। ये दोनों बातें हमें दिमाग में होनी चाहिए। यानी उच्चारण स्थान वर्त, यानी मसूड़ों के पास जीभ रहती है तो वर्त से है, और इसका उच्चारण कैसा है? तो उच्चारण इसका पार्श्विक है, मतलब श्वास वायु जिह्वा के बगल भाग से निकलती है। नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? तो पांचों जो पंचम वर्ण हैं वर्गीय व्यंजनों के, वे नासिका से हवा बाहर निकलने के कारण नासिक के व्यंजन हैं। और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ताड़न जात या द्विस्पृष्ट किसे कहते हैं? तो वे हैं हमारे जो हिंदी की विशेष ध्वनियां हैं ड़ और ढ, इन्हें हम क्षिप्त कहते हैं। तो साथियों, ये था अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण।